आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर को समझने जा रहे हैं जब वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक था और फिर कैसे एक उपनिवेश बनकर रह गया। ये कहानी है 18वीं और 19वीं सदी में भारत के जबरदस्त आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की। अंदाजा लगाइए 18वीं शताब्दी में दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? 24%। मतलब दुनिया की कुल कमाई का लगभग 1/4 हिस्सा भारत से आता था। और फिर 19वीं सदी के बीच तक आते आते ये आंकड़ा गिरकर 3% से भी कम पर पहुंच गया। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट हुई कैसे? एक आर्थिक महाशक्ति इतने कम समय में कैसे ढह गई? चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। इस गिरावट को समझने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि 18वीं सदी में भारत का रुतबा क्या था। उस वक्त भारत को सचमुच दुनिया की फैक्ट्री कहा जा सकता था। उस समय भारत में उद्योगों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा बनता था, जैसे मलमल और रेशम। लोहा और इस्पात का उत्पादन भी खूब होता था। जहाज बनाने की कला में भारत बहुत आगे था और कालीन से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक हर तरह के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मशहूर था। और फिर इस पूरी तस्वीर को बदलने के लिए एंट्री होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, अपनी बहुत ही आक्रामक आर्थिक नीतियों के साथ। कंपनी एक खास सिद्धांत पर काम कर रही थी, मर्केंटिलिज्म। आसान भाषा में कहें तो इसका एक ही मकसद था, अपने देश यानी ब्रिटेन को अमीर बनाना, भले ही इसके लिए उपनिवेशों को कितना भी लूटना पड़े। और ये मकसद पूरा कैसे हुआ? कंपनी ने कई विनाशकारी नीतियां लागू की। भारतीय उद्योगों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए, भारतीय व्यापारियों के काम पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी। ब्रिटेन में मशीन से बना सस्ता माल लाकर यहाँ के बाजार को भर दिया। और तो और जमीन से लगान वसूलने के ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए गए जिनसे किसानों की कमर ही टूट गई। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या उस समय की बड़ी भारतीय ताकतें इन बदलावों को रोक नहीं सकती थी? मुगलों के बाद तो मराठा ही सबसे बड़ी शक्ति थे, तो फिर वो क्यों नाकाम हो गए? सोचिए, मराठों का साम्राज्य इतना विशाल था, वो इतने बहादुर योद्धा थे, फिर भी वो अंग्रेजों का असरदार तरीके से मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? देखिए, इसके पीछे कई वजहें थी। सबसे बड़ी बात, उनके सरदारों में आपस में ही एकता नहीं थी। उनकी अर्थव्यवस्था भी लूटपाट पर ज्यादा टिकी थी, कोई मजबूत बुनियाद नहीं थी। उन्होंने अपनी लड़ाई की रणनीति को वक्त के साथ बदला भी नहीं, और नतीजा ये हुआ कि उनकी कमजोर लीडरशिप अंग्रेजों की चालाक डिप्लोमेसी के आगे टिक नहीं पाई। तो एक तरफ अंग्रेजों की नीतियां और दूसरी तरफ भारतीय ताकतों की नाकामी, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी विनाशकारी प्रक्रिया को जन्म दिया जिसे हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगीकरण कहते हैं। इस दौर में क्या हुआ वो साफ साफ दिखता है। जो कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया में कंपटीशन देता था, वो अब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों पर निर्भर हो गया। इसी तरह लोहा और जहाज बनाने जैसे बड़े बड़े उद्योग भी एक एक करके खत्म हो गए। सिर्फ कपड़ा उद्योग का ही उदाहरण लें तो सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के बाजार में भारत का निर्यात 27% से घटकर महज 3% पर आ गया। और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा वो तो हम शुरू में देख ही चुके हैं। दुनिया की जीडीपी में 24% की हिस्सेदारी से सीधे 3% से भी नीचे। इन आंकड़ों का असल मतलब क्या था? इसका मतलब था लाखों कारीगरों, बुनकरों और मजदूरों के लिए बेरोजगारी, गरीबी और चारों तरफ फैली सामाजिक अशांति। चलिए अब इसके राजनीतिक असर को देखते हैं और ये समझते हैं कि इस आर्थिक बदलाव ने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। एक नई राजनीतिक व्यवस्था बन गई। इसमें सैकड़ों रियासतें थीं जिनके पास भारत की करीब 40% जमीन थी। ये स्थानीय राजा और नवाब अपनी प्रजा पर तो पूरी तानाशाही चलाते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि अंग्रेज उन्हें बचाते थे, और बदले में अंग्रेज इन राजाओं का इस्तेमाल आम जनता पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए करते थे। इस नई राजनीतिक व्यवस्था ने अंग्रेजों का कंट्रोल और मजबूत कर दिया। इसने एक ऐसा भारत बनाया जो आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर था और राजनीतिक रूप से टुकड़ों में बटा हुआ था। तो कुल मिलाकर ये दौर एक बहुत तेज और गहरे बदलाव का दौर था। एक देश जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग लीडर था, उसे एक सोची समझी रणनीति के तहत डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया।
इससे भारी आर्थिक तबाही आई और एक नई राजनीतिक हकीकत पैदा हुई। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है, 19वीं सदी के उस औद्योगीकरण का असर आज भी इस क्षेत्र की आर्थिक संरचना और विकास के रास्तों पर किस तरह से पड़ रहा है।